नमस्कार, मैं हूं अभिषेक त्यागी। भारत की आज़ादी के बाद से अगर देखें, जब से भारत और पाकिस्तान अलग अलग हुए हैं 1947 से, उसके बाद से पाकिस्तान का सबसे पहला जो हमला भारत के ऊपर हुआ था वो कबायली अटैक हुआ था। आज़ादी के तुरंत बाद ही पाकिस्तान ने कबायली हमला किया था। उसके बाद से अगर देखें तो पाकिस्तान का एक ही पैटर्न रहा है भारत पे हमला करने का। उस पैटर्न को वो अगर देखा जाए तो एक तरीके से वो अपने सेना का कभी इस्तेमाल नहीं करता है। पाकिस्तान क्या करता है? पाकिस्तान छद्म युद्ध करने की कोशिश करता है। पाकिस्तान अपने लोगों को या फिर भारत के लोगों को बरगलाकर उनको आतंकी बनाता है, उन्हें एक हथियार के तौर पर इस्तेमाल करता है। अभी एक बहुत बड़ा खुलासा हुआ है, नेट स्टार्स ने एक खुलासा किया है, क्रोनोलॉजी ऑफ पाकिस्तान टेरर अटैक ऑन इंडिया। इसमें एक बहुत बड़ी जानकारी हाथ लगी है। 1947 से 2025 तक की जो रिपोर्ट जारी हुई है उसमें खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान की सेना और खुफिया एजेंसी आईएसआई ने 78 सालों से भारत के खिलाफ आतंकवाद को एक हथियार की तरह प्रयोग किया है। मतलब समझ सकते हैं ना कि पाकिस्तान का भारत पर आतंकवाद फैलाना एक मिशन है। पाकिस्तान इस आतंकवाद को एक राज्य की नीति के तहत इस्तेमाल करता है। जिस तरीके से अलग अलग देशों में एक नीतियां बनाई जाती है ना, हर राज्य में किस तरीके से तरक्की करने के लिए क्या क्या काम करने हैं, पाकिस्तान में नीति बनाई जाती है कि भारत में आतंकवाद को फैलाने के लिए क्या क्या करना है। यह पाकिस्तान की नीति है। अब अगर पिछले कुछ सालों को देखें, 2014 के बाद से अगर खास तौर पर देखा जाए, जब से केंद्र में मोदी सरकार आई है तब से आतंकवाद पर लगाम लगाई गई है। आतंकवादी बिलबिला रहे हैं क्योंकि पहले की तरह आजादी नहीं है उनको अब हिंदुस्तान में आतंकवाद फैलाने की। पिछले कुछ महीनों के अगर आंकड़े देखें तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से जांच एजेंसियां या सुरक्षा एजेंसियां कैसे काम कर रही हैं। आतंकवाद पर भारत की कार्रवाई तेज हुई है। पिछले 6 महीने में कई बड़े नेटवर्क ध्वस्त किए गए हैं और करीब 3000 किलोग्राम विस्फोटक बरामद किया गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों को अंजाम देने की कोशिश तो कर रहा है, लेकिन वो कोशिशें कामयाब नहीं हो पा रही हैं क्योंकि हमारी सुरक्षा एजेंसियां चाक चौबंद है। सरकार ने उनको आदेश दिया हुआ है कि किसी भी तरीके की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। मेरे साथ लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी जी मौजूद हैं। सर, आपने पहला भी देखा, पहले किस तरीके का माहौल होता था, कैसे भारत में आतंकी गतिविधियां होती थी, अब भी देख रहे हैं। आप पाकिस्तान के इस आतंकवाद को किस तरीके से देखते हैं, अगर आप से मैं समझना चाहूं तो? सर, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी। जी सर। आपने जिस प्रकार से 1947 से बात की, मैं थोड़ा सा उससे पहले अगर चला गया 2 महीने पहले, तो जिन्ना साहब जो है वो 10 औरंगजेब लेन में रहते थे। और जब 10 औरंगजेब लेन में रहते थे तो कर्नल अकबर खान, जिसके द्वारा कबायलियों के हमला भारत पे हुआ, 22 अक्टूबर 1947 में उन्होंने हमला शुरू किया और 26 अक्टूबर 1947 में वो महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करके विलय पूरा जम्मू कश्मीर का भारत के साथ हुआ। तो ये जो आतंकवादी घटनाएं हैं, और तब अकबर खान और जिन्ना ने कहा था कि जब तक हमारी पाकिस्तान की फौज खड़ी नहीं होगी हम आजादी नहीं लेंगे। उन्होंने पहले अपनी पाकिस्तान की फौज तैयार की, आजादी ली, और उसके बाद जैसे ही आजादी ली उन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन तो भारत में अपने महाराजा ने 26 अक्टूबर को साइन किया और उन्होंने शुरुआत पहले से कर दी। और 22 अक्टूबर को हमले जो आप कबालियों के बारे में कह रहे थे, नहीं 1962 की लड़ाई के बाद 1963 में जब पाकिस्तान ने चीन के साथ अपना पूरा बॉर्डर एग्रीमेंट किया, तब चौवन ने अयूब खान को ये एक सलाह दी थी कि आप हिंदुस्तान में जीत नहीं सकते हैं आप पर, लेकिन हिंदुस्तानियों के जैसे आप दिखते हैं, हिंदुस्तानियों के जैसे आप खाते हैं, हिंदुस्तानियों के साथ आप बोलते हैं, तो एक ही जरिया है आपके पास, वो है आतंकवाद। आप भारत में आतंकवाद फैलाइए, पाकिस्तान जिंदा रहेगा, नहीं तो पाकिस्तान का खात्मा हो जाएगा। इसी को देखते हुए जनरल जियाउल हक ने टू ब्लीड इंडिया विद 1000 कट्स करके भारत के ऊपर जिस प्रकार से लगातार 1971 में बांग्लादेश बनने के बाद जो मुहिम चलाई है सिर्फ और आज पाकिस्तान
पूरे विश्व भर में आतंक का सौदागर बन के रह गया है। और पाकिस्तान यूजेस टेररिज्म एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ स्टेट पॉलिसी। ये तो पाकिस्तान की फितरत रही है। पाकिस्तान कुछ जानता ही नहीं है। पाकिस्तान हिंदुस्तान के साथ कोई भी कन्वेंशनल वॉर जीत नहीं सकता है। तो उसको ये दिया बताया जाता है अब चीन के द्वारा भी। और अब जिस प्रकार से आसिम मुनीर, आज की तारीख में आसिम मुनीर के कमांड है पूरी पाकिस्तान की। आज क्यों शहबाज शरीफ लंदन में बैठे हैं, बहरीन से वो लंदन गए और वहीं रुक गए, 4 दिन के लिए लंदन में है। और आज कमान संभाली है पाकिस्तान में किसने? तो आसिम मुनीर ने। मुझे नहीं लगता है, आप खुद जानते हैं पाकिस्तान में क्या हो रहा है। इमरान खान पता नहीं जिंदा है, मरा है, बचा है, कहाँ है। उसकी बहनें नहीं मिल सकती, उसका लड़का नहीं मिल सकता। खैबर पख्तूनख्वा में उनके चीफ मिनिस्टर को मारा जा रहा है और बात नहीं की जा रही है और पता नहीं चल रहा इमरान खान कहाँ है। हालात बहुत खराब है पाकिस्तान के अंदर। एक लगता है कि सिविल वॉर ना हो जाए और वो आतंक का सहारा। और उसके लिए टू ब्लीड इंडिया में 1000 कट्स शुरू से ISI का प्रयोग पाकिस्तान की फौज करती है। वो पाकिस्तान का मुखौटा है। ये जितने बड़े बड़े जैश ए मोहम्मद कहते हैं, लश्कर तैयबा कहते हैं, कोई नहीं, ये पाकिस्तान के मुखौटे हैं, पाकिस्तान की फौज के मुखौटे हैं। कि हमने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर में किस प्रकार से जब मारा गया मसूद अजहर का पूरा परिवार, कौन कौन आया और उसके जनाजे में सारे के सारे पाकिस्तान के नेता लोग, आर्मी के अफसर, बड़े सीनियर उनके पुलिस अफसर क्यों आए? क्यों? ये उनका मुखौटा है, ये उन्हीं के आदमी हैं जो हिंदुस्तान के ऊपर हमेशा। इसलिए जो आप कह रहे हैं कि पिछले 6 महीने में लगातार जिस प्रकार से मुहिम चलाई जा रही है, जिस प्रकार से अपनी इंटेलिजेंस, चाहे वो गुजरात में हो जहां पे वो जहर बना रहा है, या वो लखनऊ में हो क्या कर रहा है वो जो शाहीन पकड़ी गई है, या फिर फरीदाबाद में हो जिस प्रकार से डॉक्टर पकड़े गए। और ये सारे के सारे कौन है? हिंदुस्तानी, जो मेडिकल कॉलेजेस हिंदुस्तान से पढ़े हुए लोग हैं। अब ये जो लू में पकड़ा गया है अपना रिजवान, वो क्या है? वकील है। इस वकील ने गुड़गांव के कोर्ट में वो प्रैक्टिस करता है। किसका काम कर रहा है? ISI का। क्या कर रहा है? खुफिया खबरें पास करने में लगा हुआ है। अभी दिल्ली पुलिस ने पकड़ा है, अभी उनके इंटेलिजेंस सेल ने शहनवाज को। क्या करता है वो? वही ISIS के लिए काम करता है। तो कहीं ना कहीं कोई ISIS के लिए काम कर रहा है, कोई ISI के लिए काम कर रहा है। मतलब और मकसद एक कि भारत को प्रगति नहीं करने देना है, भारत में एक तरीके से आतंक फैलाना है। और इसके लिए बहुत जरूरी है, अभिषेक जी मैं कहना चाहूंगा, कि अब वक्त आ गया है, ये बहुत अच्छा वक्त है भारत के मुसलमानों को दिखाने के लिए कि हम इन लोगों के साथ नहीं हैं, हम हिंदुस्तानी हैं, हम भारत के लिए हैं। और अगर इस तरह के कोई कदम उठाता है, हम इसके बरखिलाफ है, तो वो जुलूस नहीं देख रहा मैं, जो जुलूस निकलने चाहिए। हम इंडिया गेट में देखते हैं फालतू के जुलूस निकल रहे बच्चों के द्वारा जो कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं कर रहे। जुलूस निकलने चाहिए मुसलमानों के द्वारा, भारतीयों के द्वारा, भारतीय मुसलमानों के द्वारा, कि अब हम इस आतंक के बरखिलाफ हैं, हम भारतीय हैं। चाहे हमारे अपने कोई विचार हो, उन विचारों को सुना जा सकता है, लेकिन हम भारतीय हैं। और भारत के बरखिलाफ अगर पाकिस्तान भी इस तरह की हरकतें करता है तो हम उनके साथ लड़ने के लिए तैयार हैं, हम उनको मारेंगे। ये जब तक आवाज भारत से नहीं खड़ी होगी तब तक थोड़ी सी परेशानी जरूर है हम लोगों को। सर, आपने आतंकवाद का जिक्र किया। नूह में इस वक्त लगातार मेवात क्षेत्र, मैं पूरे मेवात क्षेत्र की चर्चा करूंगा। आप ऑपरेशन सिंदूर के बाद ज्योति मल्होत्रा जब से पकड़ी गई है, उस वक्त भी 3-4 लोग मेवात से पकड़े गए थे। अभी भी डॉक्टर्स के कनेक्शन मेवात से पकड़े जा रहे हैं। जो लाल किला ब्लास्ट का मुख्य आरोपी था उमर, वो भी पहले मेवात जाकर वापस आया था। अभी जो वकील पकड़ा गया है वो भी मेवात से कांटेक्ट रखता है। जिस महिला की चर्चा हो रही है वो भी 60 लोगों को जो ट्रेंड कर रही थी उनका भी वास्ता मेवात से था। सर, आप कैसे देख रहे हैं मेवात के इलाके को? किस तरह से देखते हैं? क्योंकि मुस्लिम बहुल इलाका है, हर कोई जानता है। और वो भी आपको याद होगा जब कलश यात्रा के दौरान वहां पर पत्थरबाजी हो गई थी, पहाड़ों से गोलियां बरसा दी गई थी, अभी कुछ साल पहले की बात है। मेवात इलाके को आप किस तरीके से देखते हैं? क्या आपको लगता है कि वास्तव में इस इलाके पर थोड़ी सी ज्यादा जांच छानबीन होनी चाहिए? आप मुझे बताइए, हम दोनों दिल्ली में रहते हैं, अल फलाह यूनिवर्सिटी को कौन जानता था? अभी भी फरीदाबाद नगर में किसी चलते फिरते आदमी से पूछ लो कि मुझे अल फलाह यूनिवर्सिटी ले चलो, कोई नहीं जानता था। अब सब जाने कहां पे कहीं एक छोटे से इलाके में फंसी एक यूनिवर्सिटी 70 एकड़ की जमीन घेरे हुए, और क्या कर रही है? तो डॉक्टरों को तैयार करिए एक आतंकवादी, और आतंक फैलाने में उनके लेबोरेटरीज इस्तेमाल हो रहे हैं एक्सप्लोसिव बनाने में। तो ये क्या दर्शाता है? वो जो इलाका है एक गढ़ बन चुका है। इसके नूह में ही पिछले 6 महीने से 3 लोग पकड़े गए हैं इसी मकसद से। लखनऊ में पकड़े जा रहे हैं, गुजरात में पकड़े जा रहे हैं, बेंगलुरु में लड़की एक पकड़ी गई है।
लखनऊ में शाहीन पकड़ी गई है जो इस आतंकी, तो ये क्या दर्शाता। और बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है कि सब के सब एक मजहब के साथ मिले हुए दिखते हैं, ये बहुत खराब है। बिकॉज इससे क्या होता है, पूरे मजहब के लोग हैं वो बेचारे शक के दायरे में आते हैं, और फिर उमर अब्दुल्ला कहते हैं कि हम सब जो है हम आतंकवादी नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं वो, लेकिन इस तरह की हरकतें जब करते हैं तो सारे कौम के ऊपर, सारे मजहब के ऊपर शक होने लगता है कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, क्या इनको गिला शिकवा है। अगर गिला शिकवा है तो बात कर सकते हैं, जबकि ये हथियार उठाना, एक्सप्लोसिव बनाना, लाल किले के जैसे, ये तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज जो है बहुत सतर्क है, और तब भी हम लोग कहेंगे उंगलियां उठाने की कोशिश करिए। हम ये नहीं जानते कि 1000 में से 999 पकड़े जाते हैं, ये एक हाथ छूट जाता है, या ये उम्र जो है इसके ऊपर निगाह थी, 2 दिन से इसके पीछे लगे हुए थे, अब किसको नहीं, वो छूट गया, अब बाकियों के पीछे लगे। तो ये कहना कि अपनी एजेंसियां बहुत सतर्क है, लेकिन ये कहना कि सतर्क है हम ढिलाई नहीं बरत सकते, बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। अपनी आंख और कान बहुत जरूरी रखने पड़ेंगे, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस हो, ह्यूमन इंटेलिजेंस हो, तरह तरह के साम दाम दंड भेद सब तरीके अपनाने पड़ेंगे एक मकसद के लिए कि भारत के अंदर कोई भी आतंकवाद नहीं फैलाएगा। 0 टॉलरेंस फॉर टेररिज्म। अगर अपना आदमी है उसको भी उतनी ही सजा मिलेगी जितनी पाकिस्तानी अगर आतंकवादी को मिलेगी। अगर उनके बरखिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया जाता है, हिंदुस्तानी में अगर कोई ऐसी तरह के आतंकवादी है उनको भी बेतरतीब ऐसी जबरदस्त सजा मिलेगी कि वो जिंदगी भर याद रखेंगे, और इर्द गिर्द देखने वाले भी कहेंगे कि ये आदमी जो था वो देशद्रोही था, इसलिए उसके बरखिलाफ इस तरह की कार्रवाई हुई। बिल्कुल सर, मैं थोड़ा सा पाकिस्तान को समझना चाहता हूं, आप क्योंकि लंबे वक्त तक सेना में रहे हैं, आपको थोड़ा सा पता होगा, ज्यादा आप थोड़ा समझाएंगे तो अच्छा लगेगा। इमरान खान की इस वक्त चर्चा हो रही है, लेकिन मैं नवाज शरीफ पर चलना चाहूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बिना बताए पाकिस्तान पहुंच जाते हैं, नवाज शरीफ की माताजी से मिलते हैं, आपको भी याद होगा, वो दोस्ताना रिश्ते बढ़ाने की कोशिश की गई थी। ऐसा लगने लगा था कि शायद नवाज शरीफ के साथ भारत के रिश्ते अच्छे हो जाएंगे। फिर क्या हुआ, नवाज शरीफ की सरकार गिरा दी गई। अब इमरान खान को लेकर भी ऐसा लग रहा था कि शायद इमरान खान, क्योंकि भारत के क्रिकेटर्स के साथ, बहुत सारे क्रिकेटर्स के साथ खेले हुए हैं, थोड़ा दोस्ताना माहौल बनेगा, ऐसा लग रहा था। सूत्रों के हवाले से खबरें आ रही थी कि शायद पटरी पर आएगी कुछ बात। इमरान खान के साथ क्या हो रहा है ये भी आप देख रहे हैं। तो क्या ऐसा होता है कि जो प्रधानमंत्री भारत के थोड़ा करीब जाना शुरू होता है, पाकिस्तान में उसके खिलाफ साजिश रचनी शुरू हो जाती है? क्योंकि नवाज शरीफ भी लंबे वक्त तक जेल में रहे थे, इमरान खान के साथ भी वही हो रहा है। थोड़ा समझाइए सर, क्या पाकिस्तान का थोड़ा सा माहौल क्या होता है? देखिए अभिषेक जी, 1947 से लेकर के आज तक पाकिस्तान जो है या तो डायरेक्टली आर्मी के नीचे रहा है या रिमोट कंट्रोल में रहा है। आप उनके डिक्टेटर देख लीजिएगा, चाहे वो अयूब खान हो, चाहे जियाउल हक हो, या फिर मुशर्रफ हो, और अब आसिम मुनीर ने कमान संभाल लिया पाकिस्तान की। तो ये जो लगातार है पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान की फौज जो है, एक ही ऐसा पूरा मुल्क है पूरे विश्व भर में जो फौज का पूरा देश है। हर देश की फौज होती है, पर पाकिस्तान ही ऐसा मुल्क है कि फौज के लिए पूरा देश है। तो पाकिस्तान की फौज जो है अपने आप को ये साबित कर अस्तित्व बनाने के लिए पाकिस्तान के अंदर कि हमारे बिना तो पाकिस्तान रह ही नहीं सकता। आज नहीं, 1947 से हम ही हैं जिसके कारण पाकिस्तान है, ये पाक नहीं, ये नेपाक हो चुका है। तो ये जब तक पाकिस्तान में आज की तारीख में इतना करप्शन है, अगर 300-400 रुपए किलो टमाटर बिक रहे हैं तो आप समझ सकते हैं पाकिस्तान में क्या हालत हो रही होगी। तो पाकिस्तान में करप्शन का कारण कौन है? ये पॉलिटिशियंस है। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब इंदिरा गांधी से जब शिमला एग्रीमेंट पे दस्तखत किए, गिड़गिड़ा करके पाँव में टेक दिए कि मेरे को थोड़ा सा वक्त दो, मुझे सरेंडर करने के बाद मुझे वक्त दो, शिमला एग्रीमेंट करने के बाद मैं आपके मेरे सारे आदमी छोड़ते ही मैं सब कुछ संभाल लूंगा। क्या क्या जुल्फिकार अली भुट्टो ने बिल्कुल जो बोला ठीक उसके बरखिलाफ काम किया, अपने आदमी भी ले गया, हमारे आदमी 54 जो थे वो भी नहीं दिए, और तब से लेकर के आज तक क्या कहता है, हम घास खाएंगे पर हम एटॉमिक बम बनाएंगे, इस्लामिक बम बनाएंगे। कौन कह रहा है? जुल्फिकार अली भुट्टो। तो ये जो लोग हैं पाकिस्तान में, उनका अस्तित्व, उनको लगता है कि सिर्फ भारत विरोधी रहने में ही वो जिंदा रह सकते हैं, इसलिए वो इस तरह की हरकतें करते हैं। पाकिस्तान क्या करता है? सिर्फ आतंक, और आतंक का सौदागर, और सिर्फ आतंक की फैक्ट्रियां। और अब पाकिस्तान को लगने लगा है, अब जब से आप देख रहे हैं पीओके में क्यों इस तरह के बेचैनी है, क्यों बार बार वो भारत की तरफ देख रहे हैं, क्यों वो लग रहा है उन्हें कि फालतू में पाकिस्तान के अंदर एक अफवाह फैलाई जाती है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के बरखिलाफ कार्रवाई हो रही है। पाकिस्तान में जब आजादी मिली 18% मुसलमान थे,
आज की तारीख में 2% नहीं है। बांग्लादेश में 30% थे, आज की तारीख में सिर्फ 7% है। भारत में आजादी के वक्त 11% थे, आज की तारीख में 22% है। आप समझ सकते हैं क्या हो रहा है। मुसलमानों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं है, लेकिन एक तरह की अफवाह फैलाई जा रही है। उनको देखा नहीं जाता कि हिंदुस्तान के मुसलमान अच्छा कर रहे हैं, अच्छा पढ़ रहे हैं, अच्छे पदों पे पहुंच रहे हैं, राष्ट्रपति बन रहे हैं, सब जगह पहुंच रहे, अच्छे अच्छे पदों पे पहुंच रहे, वो देखा नहीं जाता है। तो इस तरह की अफवाह फैलाता है पाकिस्तान हर हमेशा। और पाकिस्तान नहीं, अब तो बांग्लादेश, जिसके लिए हम लोगों ने आजादी के लिए इतनी मेहनत की, उनको आजादी दिलाई, वो भी पाकिस्तान के साथ मिल रहा है। हाँ। तो ये जो माहौल है पाकिस्तान बांग्लादेश का भारत विरोधी होना, ये रहेगा। और हम लोगों को ये सोचना ये सुधर जाएंगे, ये कभी नहीं सुधरेंगे। हम लोगों ने सतर्क रहना है, हम लोगों ने यकीन करना है कि इनकी जो चाल है इसको किस तरीके से बिल्कुल बेनकाब किया जाए, और तभी हम लोग जिंदा रह सकते हैं। और हम लोग अगर अपने आप को विकसित भारत बनाना चाहते हैं, आत्मनिर्भर भारत बनाना चाहते हैं, हम विश्व में तीसरी आर्थिक व्यवस्था पाना चाहते हैं, अपने आप को मजबूत करना चाहते हैं, तो हम लोगों ने इन दुश्मनों के बरखिलाफ अपने आंख और कान, सिर्फ ये फौज की जिम्मेवारी नहीं है, ये सिर्फ पुलिस की जिम्मेवारी नहीं है, हम सब, मैं और आप सब भारतीय सैनिक हैं। और यकीन करेंगे कि इस तरह के लोग अगर हमारे इर्द गिर्द के नजर आते हैं, हम इसके बरखिलाफ कार्रवाई करेंगे, पुलिस को बताएंगे, न बहकावे में आएंगे। और छोटी छोटी चीजों के लिए, जैसे वो लड़की आप बोल रहे थे बलोत्रा चली गई उधर, मतलब हम लोगों ने भी कुछ शर्म रखनी चाहिए कि पैसे के लिए हमें बिकना नहीं चाहिए। हमारा देश सर्वप्रिय है, देश के लिए कुछ भी हो, हम देश को नहीं छोड़ेंगे। थोड़ी मोटी बातचीत अनबन मेरे और आप में बीच में होती रहती है, कोई बड़ी बात नहीं, जहाँ इतने सारे लोग रहते हैं अनबन होगी, लेकिन देश के बरखिलाफ अगर कोई कार्रवाई करता है तो हमने सब मिलकर के कार्रवाई करनी चाहिए, जिसके लिए हमने सब तरह के जो हमारे पास है, ह्यूमन इंटेलिजेंस है, इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस है, ड्रोन है, स्पेस है, साइबर है, जो कुछ भी है सब इस्तेमाल करना चाहिए इन भारत विरोधी जो लोग हैं इनके बरखिलाफ, और इनको छोड़ना नहीं चाहिए। अगर इनको जरूरत पड़े तो इनको बिल्कुल चाहे अपने भारत और कोर्ट जो है हिंदुस्तान के अंदर, उन्होंने मानना चाहिए और उन्होंने देखना चाहिए कि इस तरह की जो गतिविधियां होती है जो भारत के बरखिलाफ है, उनके बीच में उन्होंने दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। जो सजा कोर्ट देती है, बेल नहीं, जो हम लोग पहला बेल मिलेगा, कोई बेल नहीं, जेल होगी और जन्म भर जेल होगी, जरूरत हो तो मौत मिलेगी, मौत सजा मिलेगी अगर देश विरोधी कार्रवाई हो। जब तक ये हम लोग मैसेज पास नहीं करेंगे लोगों के बीच में, तो लोगों को लगता है कोई बात नहीं, आज हो गया कल जेल है, फिर बेल हो जाएगी। कोई बेल नहीं मिलेगी, देश विरोधी के बरखिलाफ कोई बेल नहीं, सिर्फ जेल या मौत में सजा, बस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर, आपने सही बोला। थोड़ा सा हम लोगों को भी अपना एक जिम्मेदारी, अपनी जिम्मेदारी समझनी पड़ेगी। लेकिन पाकिस्तान के खून में सर गद्दारी है। आप कबायली हमले से लेकर आप अभी तक का इतिहास उठाकर देख लीजिए, पाकिस्तान सीधे तौर पर कभी भारत के खिलाफ नहीं लड़ सकता, उसकी औकात नहीं है। वो जब भी हमला करेगा पीछे से करने की कोशिश करेगा, यही उसका शुरू से इतिहास रहा है। लेकिन जाहिर तौर पर जिस तरीके से पिछले एक दशक में जिस तरीके से जांच एजेंसियों ने, सुरक्षा एजेंसियों ने काम किया है, वो सराहनीय है। पाकिस्तान के नापाक इरादों को पहले से पकड़ लिया जाता है और फिर उनके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाता है। खैर, थैंक यू वेरी मच सर, आप हमारे साथ जुड़े, आपने वक्त दिया। और बाकी तमाम दर्शकों के ऊपर इस मुद्दे को छोड़ देते हैं कि वो इस मुद्दे को किस तरीके से देखते हैं, अपनी राय जरूर दीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।